IBN 7 हौसला है। तो क्या गिरफ्तार होंगे रामपाल? हिसार के बरवाला में जबरदस्त तनाव है। अदालत की अवमानना के सिलसिले में पेशी से अब तक बचते आ रहे संत रामपाल पर जैसे ही गैर जमानती वारंट जारी हुआ, गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने आश्रम की तरफ कदम बढ़ाए। बाबा समर्थकों ने आपा खो दिया। दोपहर बाद से किस तरीके से घटनाक्रम में तेजी से बदलाव आया और कैसे आंसू गैस के गोले के जवाब में फायरिंग और पथराव शुरू हुआ, देखिए 10 तस्वीरों की जबानी बरवाला की अब तक की पूरी कहानी। आखिरकार पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स है और लगातार जो है आंसू गैस से गोले दागे जा रहे हैं पूरे आश्रम पे। आप देखिए तस्वीरों में गोले दागे जा रहे हैं पूरे आश्रम पे। आप देखिए तस्वीरों में कि लगातार जो है आंसू गैस छोड़ा जा रहा है। जितने लोग छतों पे हैं उनके पर भी ऊपर जो है आंसू गैस छोड़ा जा रहा है और पूरे आश्रम पर जो एक तरीके से बौछार पुलिस ने कर दी है। आश्रम के हर तरफ से आंसू गैस के गोले हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो हैं और ये लोग जो है अभी भी डटे हुए हैं। पुलिस जो है लगातार है आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़ रही है।
तो चलिए हम मुद्दा की शुरुआत करेंगे। आपने संवाददाताओं के पास भी जाएंगे, लेकिन पहले जो तमाम हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे, मैं परिचय आपका करा देती हूं। राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, कृष्ण बिहारी शास्त्री जी हमारे साथ हैं, स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा साधिका सोनिया दीदी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। विक्रम सिंह है, ये एक्स डीजीपी हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा के मनन जो कि क्रिमिनल लॉयर भी, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले पुनीत त्रिपाठी और एहतेशाम, हमारे दोनों संवाददाता, पुनीत त्रिपाठी क्योंकि वहां पर मौजूद है और एहतेशाम सुबह से किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरीके से माहौल जो है वो बदलता रहा और किस तरीके से समर्थकों ने अपनी आवाज बुलंद की, इसके बारे में हमें बताएंगे। तो दोनों संवाददाताओं के पास चलेंगे। सबसे पहले बरवाला, क्योंकि बरवाला में आश्रम खाली करने के लिए बाबा रामपाल समर्थकों को दी गई मोहलत अब खत्म हो गई है। हरियाणा पुलिस ने बाबा समर्थकों को आश्रम खाली करने के लिए आधे घंटे की मोहलत दी थी और इस मोहलत के खत्म होने के बाद ही अब पुलिस किसी भी वक्त अगली कार्रवाई कर सकती है। और कुछ ही देर में बरवाला में पुलिस ने आश्रम की एक दीवार, कुछ देर पहले एक दीवार के एक हिस्से को भी तोड़ दिया था, गिरा दिया था। इसके बाद दीवार तोड़कर पुलिस रामपाल की गिरफ्तारी के लिए आश्रम के भीतर घुस गई थी और इस वक्त आश्रम के भीतर रामपाल की तलाश जारी है। पुलिस रामपाल की गिरफ्तारी तक ऑपरेशन जारी रखना चाह रही है। पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया, हरियाणा पुलिस का दावा है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर ही मौजूद हैं। आश्रम के भीतर से पुलिस पर फायरिंग भी की जा रही है। हरियाणा की डीजीपी के मुताबिक इस हंगामे की वजह से 100 से ज्यादा समर्थक घायल हुए हैं, जबकि 15 पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने आश्रम में मौजूद बाबा समर्थकों को जगह खाली करने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया था, मोहलत दी थी, जो कि खत्म हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफी स्लोगन शाउटिंग वगैरह कर रहे हैं। जब तक अगर ये पीसफुल रहेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे तब तक ठीक है, अदरवाइज ये मार्च करेंगे यहाँ से किसी वीआईपी लोकेशन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, तो हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे पास सफिशिएंट पुलिस फोर्स है, हमारी इनके लीडर से बातचीत चल रही है। तो सबसे पहले बरवाला आपको लिए चलते हैं, पुनीत त्रिपाठी वहां पर मौजूद है। पुनीत, ताजा हालात में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जो आधे घंटे की मोहलत दी गई थी वो खत्म हो चुकी है, अगला एक्शन क्या है पुलिस का? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हुई है आईजी जोन जो है इस इलाके के, उनका कहना है कि हमने जो उनको एक अल्टीमेट एक मोहलत दी थी वो हमने दी हुई है। उनको कहा है कि जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं वो बाहर निकल सकते हैं, जो अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं उनको सेफ पैसेज दिया जाएगा। लेकिन अभी भी जो वो कह सकते हैं कि पुलिस की कार्रवाई है वो रुकी हुई है और पुलिस अभी अपनी अगली स्ट्रैटेजी बना रही है। हालांकि आईजी जोन का साफ तौर पर कहना है कि उनको आश्रम में दाखिल होने में दिक्कत आ रही है। आश्रम के किन किन पॉइंट्स पे लोग हैं, कहां कहां मौजूद हैं, उनके कमांडोज कहां कहां हैं, ये उनके लिए बड़ी परेशानी की बात है और इस को लेकर के अभी वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और दूसरी चिंता की बात पुलिस के लिए यह है कि अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में, अगर अभी ऑपरेशन शुरू नहीं होता है तो अंधेरे में ये ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी जो पावर का कनेक्शन है, जो पावर है वो आश्रम के लोग, भीतर लोग जो मौजूद हैं उनके पास है। अगर वो कनेक्टिविटी काट देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो वहां पूरी तरीके से अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में पुलिस अगर ऑपरेशन करती है तो निश्चित तौर पे पुलिस पे ये चीजें भारी पड़ सकती हैं। इसीलिए स्ट्रैटेजी अभी बनाई जा रही है कि क्या किया जाए। एक और बड़ी बात खुद कही है आईजी ने कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आश्रम में जो हाथ उठा करके इशारा कर रहे हैं पुलिस को कि हम बाहर आना चाहते हैं। यानी अब जो भीतर जो समर्थक हैं बाबा के, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाहर आना चाहते हैं लेकिन उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, इसलिए पुलिस ने अभी ढिलाई बरती है। यानी पुनीत, सीधे तौर पर कहें कि एक तरीके से उन्हें वहां पर बंधक बनाकर रखा गया और ढाल बना रहे हैं बाबा। बिल्कुल, निश्चित तौर पे बंधक बना करके उनको रखा गया है, उनको ढाल की तरह यूज किया जा रहा है। और सुबह जो लोग, कुछ लोग निकल करके आए थे, छोटे बच्चे और महिलाएं थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि वो अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन उनको कहा जा रहा था कि आप 21 तारीख तक रुकिए। ठीक है, रहिए हमारे साथ पुनीत, क्योंकि और जानकारी हमें आपसे चाहिए। एहतेशाम, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जंतर मंतर पर भी तमाम अनुयायी पहुंचे थे, क्या डिमांड है इन लोगों की?
देखिए इस वक्त मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको जो हालात हैं। यहाँ पे ये बैरिकेडिंग कर दी गई है और इसी तरह से दूसरे साइड भी बैरिकेडिंग है। जंतर मंतर के दोनों तरफ से ये बैरिकेडिंग कर दी गई है और बीच में जो रामपाल के समर्थक है वो यहाँ पर जमा है और जो भी कार्रवाई वहाँ पर होती है हरियाणा में उसका यहाँ पर रिस्पॉन्स देखा जाता है। जब आश्रम में पुलिस अंदर जाने की कोशिश कर रही थी तब ये लोग थोड़े उग्र हो गए थे और बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब वहाँ पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही और शायद हो सकता है कि दोनों तरफ से बातचीत चल रही हो तो इसलिए ये लोग भी थोड़े ठंडे पड़ गए हैं और इनके समर्थक अभी एक जगह जमा है और आगे की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। इनका ये यहाँ पर मानना है कि सीबीआई जांच के लिए सरकार आदेश दे और जब तक कि ऐसा नहीं होता तब तक ये यहाँ पर जमा रहेंगे और इसी बाबत उन्होंने अपनी एक पिटीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को भी दी है। लेकिन देखना यह है कि ये रशाकशी कब खत्म होती है। फिलहाल पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी है और सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। कुल कितने लोग होंगे वहां पर एहतसाम? देखिए दोपहर से मैं यहाँ पर हूँ, उस वक्त तो काफी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग थे, लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है तो कुछ लोग यहाँ से जा भी रहे हैं और अब बहुत कम लोग बच गए हैं। लेकिन सब बहुत ही डेडिकेटेड और भावना से जुड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं और वो एक जगह जमा है और शायद आपस में इनकी बातचीत चल रही है। बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड ये पूरा प्रोग्राम है। जो इनके नेता हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ के, वो उन्हें सारा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आगे क्या करना है। जब उन्हें वहां से कहा जाता है कि आप आगे कूच करें तो वो बैरिकेड के पास आ जाते हैं और फिर वापस जाकर अपने एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। मैं विक्रम सिंह जो कि डीजीपी हैं, एक्स डीजीपी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बड़ा सवाल ये है, इतना बड़ा पुलिस हमला वहां पर लगाया जाता है, धारा 144 लगा दी जाती है, बावजूद इसके इतने लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और अब एक ऑपरेशन पुलिस को चलाना पड़ रहा है एक शख्स को पकड़ने के लिए। कहां पर खामियां आप देखते हैं? क्या प्लानिंग ठीक से नहीं की जा रही है या फिर कोई दबाव है, कोई प्रेशर है? देखिए, सबसे पहले आपने जितनी बातें कही हैं वो आंशिक या पूर्ण रूपेण सत्य हैं। प्रॉपर होमवर्क का ना होना, नंबर 2 प्लानिंग का अभाव, नंबर 3 अगर ये काम जो आज कर रहे हैं इसको 3 दिन 4 दिन पहले भी किया जा सकता था। 3 और 4 दिन में स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। इन लोगों ने आक्रामक होकर के अपने छतों पे ईंट पत्थर का इंतजाम कर लिया है, अपने पास नाजायज हथियार रख लिए हैं और पुलिस पे आक्रमण करने का मन बना लिया है। और हमारे बाबा जी ने अपने शिष्यों को एक ढाल बना करके अपने बचाव का एक रास्ता अख्तियार किया है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पुलिस को पहले ही चाहिए था कि इन अवांछनीय तत्वों को कानून के अंतर्गत कठोर कार्रवाई पहले दिन हो जानी चाहिए थी। यही चीज न्यायालय भी कह रही है। तो विक्रम सिंह जी, इसका मतलब पुलिस को इल्म था इस बात का? इसका मतलब तो पुलिस को इल्म था, कम से कम स्थानीय पुलिस तो इस बारे में उनको तो जानकारी रही ही होगी। अच्छी तरीके से इल्म था। इंटेलिजेंस भी यही बात इंडिकेट करती होगी कि इन लोगों की तैयारी कोई शांतिपूर्ण मकसद के लिए नहीं थी। जब इनके शिष्य बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट और जिरह बख्तर लेकर के और डंडे और इस तरीके के आयरन रॉड्स लेके चल रहे थे, उसका कोई शांतिपूर्ण मकसद नहीं था। इनके आक्रामक होने के मौके पे ही इनके ऊपर फौरी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अदालत की अवमानना। के मनन जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, अब एक तरीके से अपने जो तमाम अनुयायी हैं, जो तमाम भक्त हैं, उनको ढाल बना रहे हैं रामपाल। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाकर आगे किया जा रहा है और साथ ही साथ वो लोग जो कि वहां से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने डेडलाइन दी, लोगों ने कहा कि वो निकलना चाहते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि उन्हें वहां पर बंधक बनाकर रखा हुआ है। किस तरह का मामला अब आगे बनेगा, क्योंकि एक बड़ा क्राइम भी है ये? बिल्कुल एक बहुत बड़ा क्राइम है ये। इलीगल डिटेंशन भी माना जा सकता है उनको, जिनको वो बाहर नहीं आने देना चाहते हो। और अब पुलिस जो कार्रवाई है, जैसे मेरे ये दूसरे दोस्त कह रहे थे कि पुलिस ने भी इतनी इसमें ढील दी है, ये तो पहले दिन ही ऑपरेशन कर देना चाहिए था। कोई आदमी इस धरती पर कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो आम नागरिक है या बाबा भी कोई एक नागरिक है इस देश के। लोगों को अगर भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, लोगों को अगर किसी शांति का संदेश देते हैं, वही एक बाबा इस प्रकार से ये अगर रास्ता अपनाते हैं, तो मेरा ख्याल कानून की कोई भी उनके लिए, कोई कानून में ऐसा स्थान नहीं है कि उनके लिए कोई लीनियंसी की कोई गुंजाइश हो। अब चूंकि सरकार क्यों ढील बरत रही थी, उसका एक कारण हो सकता है कि बहुत से
इनोसेंट लोग अंदर होंगे। शायद पुलिस के पास इस बात की सूचना पहले से होगी कि काफी लोग इलीगली डिटेन कर रखे हैं, ताकि उनका जान माल का खतरा ना हो, उनको किसी प्रकार का शारीरिक नुकसान ना हो जाए या किसी की मृत्यु ना हो जाए। क्योंकि जिस समय इस तरह का रेड होता है तो उसमें गोली भी चलानी पड़ सकती है, तो उसमें इनोसेंट कोई मारा ना जाए, इसलिए पुलिस ने सारे जितने भी ऑप्शन थे वो खुले रखे। उनको पूरी चेतावनी दी गई है। और आपको अगर याद होगा, मैं कंपेयर तो नहीं करूंगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ था उसमें भी कुछ ऐसी घटनाएं थी, लेकिन मैं उसको एग्जाम्पल नहीं दूं, जिस तरीके से विक्रम सिंह जी ने पहले ही कहा कि लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाना चाहिए था, मामला था ये कुछ और। ठीक है के मनन जी, मैं आऊंगी आपके पास। मेरे साथ 3 और खास मेहमान हैं, राजकुमार शास्त्री, कृष्ण बिहारी शास्त्री और स्वामी सर्वानंद जी। आप तीनों ज्ञानी लोग हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले स्वामी सर्वानंद जी, आप तो विदेशों में जाकर लोगों को पढ़ाते भी हैं, ज्ञान भी देते हैं, बच्चों बहुत सारे आपके फॉलोअर्स भी हैं। सबसे पहले तो मैं आप दर्शकों को भी ये बता दूं कि ट्विटर पर जब मैंने ये ट्वीट किया तो बाकायदा लोगों ने कहा कि स्टॉप कॉलिंग हिम संत। क्या संत को ये सब चीजें शोभा देती हैं? आप बताइए सर्वानंद जी। जी, मेरी बहन, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, संत भारत की संस्कृति का एक प्रहरी है। और जब संत इस आतंक पर उतर आए और अपनी बाड़ बना ले अपने भक्तों को आगे करके, तो वहां पर संत की मर्यादा भंग हो जाती है। संत हमेशा मर्यादित बोलता है, मर्यादित आचरण करता है और उस मर्यादा में चल करके ही अपने फॉलोवर्स को कहता है कि तुम भारत की गरिमा बनो, भारत के एक सिरमौर बनो, भारत की संस्कृति के प्रसंग। क्योंकि विश्व में भारत का बहुत बड़ा, आज जो मोदी जी विश्व में भारत की जो इतनी बड़ी पहल कर रहे हैं, तो हमारे संतों को भी अपने थोड़ा सा ग्रेवान में झांकना चाहिए। मैं इसी को शास्त्री जी आगे बढ़ाऊंगी। मोदी जी का जिक्र यहाँ पर किया, छवि कहीं ना कहीं खराब होती है। और अगर आप कहते हैं कि हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने कोई आरोप नहीं किया, हमारे ऊपर जो तमाम आरोप है झूठे हैं। एक मिनट सर्वानंद जी, शास्त्री जी ये बताएं, तो फिर भक्तों का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? ये भी क्या एक गलत चीज नहीं हो रही जिस तरीके से वो ढाल बना रहे हैं महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया गया है? शास्त्री जी। जी नवजोत बहन, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। देखिए, जहां पर संत की बात, जिस प्रकार स्वामी सर्वानंद जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि संत की अपनी एक मर्यादा है और अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जहां अति हो जाती है वहां पर फिर दुराचार। जिस प्रकार संत बाबा रामपाल जी, अगर अब इनकी अति हो चुकी है। देखिए, जिस प्रकार से जब किसी व्यक्ति की FIR हो जाती है, उसके बाद ना तो संत रहता है, ना वो IPS रहता है, ना वो IAS रहता है, ना वो कोई मंत्री रहता है। बहुत अच्छा। कोर्ट की नजर में वो केवल एक अभियुक्त हो जाता है और उसके ऊपर कानून का उसी प्रकार से अधिकार होता है जिस प्रकार एक जनता के ऊपर होता है। तो इस प्रकार से जो संत बाबा रामपाल जी कर रहे हैं, ये अति होती जा रही है और इसका परिणाम ये होगा कि उनके लिए और भी वो मुश्किल में फंस जाएंगे, अपने आप को बचाने के बजाय और अधिक मुश्किल में फंस जाएंगे। और आगे अब मुझे जो लगता है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत भी नहीं मिलेगी। अगर वो स्वयं जाकर के सरेंडर करना चाहिए कि मैं यहीं पर हूं, अगर मैंने क्या अपराध किया, मैं कहीं भाग करके नहीं गया, मैं न्याय का सम्मान करता हूं। ठीक है कृष्ण बिहारी जी। नवजोत बहन, बात यह है कि यह पोजीशन प्रकट कैसे हुई, कहां से बनी। 50-50 साल तक केस चलते हैं और शोषण होता है। और अभी मैं सुन रहा हूं कि अति सर्वत्र वर्जित, अति का भला ना बोलना, अति की भली चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो यहाँ तो जो है, जब हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात हो रहा है और ठूंस दिए जाते हैं जबरदस्ती, उनकी जमानतें नहीं होती हैं, कोई प्रूफ नहीं होता है, कई संत आज भी पड़े हुए हैं, तो ये तो कानून की एक बर्बरता हो गई है। कानून बने हुए हैं हमारे, आप देख रहे हैं सन 47 के, उनमें कोई चेंजिंग नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था कि गौ हत्या बंद होना चाहिए, नहीं हुई। महात्मा गांधी ने और भी सारे रूल बनाए थे, वो सारे अभी तक नहीं कोई चेंज हुए हैं और अति हो रही है। निश्चित रूप से मैं बहुत समर्थन करता हूं राजकुमार जी का कि अति हो रही है यहाँ पर। ये स्थिति पैदा ही क्यों होने दी? ये पहले भी कर सकते थे, परंतु आज ही क्यों? ये सारा जो है राजनीतिक है। गरीबों के लिए आज कानून कुछ और है, गांव के लिए कुछ और है, शहर के लिए कुछ और। समर्थ को नहीं दोष गुसाई और रवि पावक सुरसर की। ठीक है के मनन जी, कानून कहीं ना कहीं लचर है और उसका फायदा उठा जाते हैं रामपाल जैसे लोग, क्या ये बात सही है?
कानून सबके लिए बराबर है, लचर बिल्कुल भी नहीं है। अगर नॉन अवेलेबल वारंट्स उनके निकाले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, अब उसका एग्जीक्यूशन तो पुलिस ने करना है ना। कानून की बात तो तब आती है कि कानून में अगर किसी को कभी न्याय नहीं मिला, एग्जीक्यूटिव नहीं देती, तो न्यायालय का ही दरवाजा खटखटाया जाता है। अगर न्यायालय में पेश होने के लिए उनको कहा जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी ये। जहाँ पता नहीं कौन से उसके कानून के सलाहकार हैं, कौन उनको ऐसी सलाह दे रही हैं, आराम से जाकर पेश हो जाते, इतनी बड़ी बात नहीं थी ये। ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा सवाल है कृष्ण बिहारी जी का, आप जल्दी से सवाल कर लीजिए, मुझे ब्रेक लेना। और 67 वर्ष में कितने राजनीतिज्ञों के साथ में इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। ये बड़े बड़े लोग जो हैं, व्यापारी हैं, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। और इनको कितनी सजा मिली, कितने नेताओं को सजा मिली है, और राजनीति में जो बने रहे उनको कितनी सजा मिली है, और विपक्षियों के लिए ये आज इस बहस का ये मुद्दा नहीं है। नहीं, उत्तर तो आप दे सकते हैं। लेकिन आज इस बहस का ये ना मुद्दा है ना विषय है। नहीं, कानून का दुरुपयोग जो हो रहा है, नहीं वो बात ठीक है, आप इस मुद्दे को वहां मत लेके जाइए। यहाँ पर सवाल ये है कि भाई अगर आपके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो चुका है, तो अगर आप कहते हैं कि हम बेकसूर है, तो क्यों नहीं रामपाल सामने आते, क्यों नहीं कोर्ट में पेश होते। चलिए चर्चा हम जारी रखेंगे। सारिका सोनिया दीदी मुंबई से हमारे साथ मौजूद है, कोर्ट में पेश हो जाते जाके नॉन कौन सी बड़ी बात थी। वही बात कर रही हूँ। गिरफ्तार होंगे रामपाल। हम सीधे चलते हैं, सारिका सोनिया दीदी हमारे साथ मौजूद है मुंबई से। सोनिया दीदी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से रामपाल ने महिलाओं और बच्चों को आगे किया है, क्या ये पाप नहीं है? हाँ, देखिए, कोई भी संत जो है उसका एक दायरा निश्चित होता है कि वो समाज के हित के लिए कार्य करता है। और यदि इस तरीके की कोई बात हो रही है जहाँ पर वे अपने फॉलोवर्स को, उनको मानने वालों को, और या महिलाओं को या बच्चों को ढाल बनाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से अगर उन्हें ये लगता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है और या गलती की है, दोनों स्थिति में हमारे पिछला अगर हम इतिहास उठा के देख लें तो ऐसा कई बार हुआ है कि यदि किसी से कोई गलती हुई हो या ना हुई हो, कानून के सामने आने में कोई नुकसान नहीं है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कानून आपकी मदद ही करेगा। अगर आपने गलती नहीं की है तो आपकी मदद करेगा, और अगर गलती है तो फिर आप उसके लिए उसका पश्चाताप कर सकते हैं, क्योंकि धर्म हमेशा राह दिखाता है। वो आपको अंधकार की ओर या इस तरीके से जहां सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाए वहां नहीं ले जाता है, तो व्यवस्था सुचारू करने में आपका सहायक होता है। और यहाँ तो खुद ही व्यवस्था बिगाड़ दी गई। वो तो शक्ति का। सोनिया जी, मैं आऊंगी आपके पास। कृष्ण बिहारी जी, व्यवस्था पूरी तरह से बिगाड़ी है। देखिए जी नवजोत जी, मधुमक्खी और जानवर पक्षी भी अपनी रक्षा करने के लिए कुछ हाथ पैर चलाते हैं। हित अनहित पशु पक्षी न जाना, मानस तनगुण ज्ञान न जाना। मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हम आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि एक दूसरे मामले में रोहतक कोर्ट से रामपाल दास को झटका लगा है। रामपाल पर अब चलेगा करौंदा आश्रम की जमीन की धोखाधड़ी का भी मामला, और रोहतक के न्यायाधीश कीर्ति जैन ने ये फैसला सुनाया है। 1999 में आश्रम ट्रस्ट के नाम से धोखाधड़ी से कराई गई थी इस पूरी जमीन की रजिस्ट्री, और रामपाल समेत 9 लोगों के खिलाफ जुलाई 2006 में ये केस दर्ज हुआ था। इसके अलावा कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर निर्धारित की है। यानी एक और मामला है जो कि सामने आ गया, जिसमें रामपाल को झटका लगा है। रामपाल समेत सभी आरोपियों को रोहतक कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए आदेश दिए गए हैं। जमीन से जुड़ा हुआ ये दूसरा मामला है, धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें खुद व्यक्तिगत तौर पर रामपाल को पेश होने के लिए कहा गया है। एक मामला नहीं, ऐसे बहुत से मामले हैं जो कि अब उजागर हो रहे हैं, लेकिन सामने आना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है अमित चौधरी। अमित, आपसे जानना चाहेंगे पूरी खबर। देखिए, एक एक कर जो है रामपाल है, इनकी दिक्कतें जो है बढ़ती जा रही हैं। और आज ही रोहतक की एक अदालत ने 1999 का एक मामला है जो इनका करौंदा का आश्रम है, जो पहले से विवादित है कि उसकी जमीन धोखाधड़ी से इन्होंने हथियाई थी, और उसमें अब इन 9 आरोपी हैं, जिसमें एक रामपाल भी है, और इनको खुद पर्सनली पेश होना है। 10 दिसंबर को ये आदेश दिया है कोर्ट ने। तो अब एक के बाद एक जो है अदालतों में जो है मामले तेज हो गए हैं, और मुश्किलें जो है रामपाल की काफी बढ़ गई हैं। सबसे पहले उन्हें हाईकोर्ट में पेश होना है, और अब लगातार उन्हें अदालत में अलग अलग अदालतों के चक्कर काटने होंगे। जाहिर सी बात है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि गिरफ्तारी कब होगी, और जिस तरीके से आश्रम में बवाल चल रहा है उसको देखते हुए
मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमित हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस बल वहां पर मौजूद है बरवाला में और एक एक कर पुलिस अब अंदर जाने की कोशिश कर रही है। जी शास्त्री जी, कृष्ण बिहारी शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल जो है सनातन धर्म का जो विरोध करते हैं रामपाल जी, वो गलत है। बच्चों को आगे किया वो भी गलत है, औरतों को आगे किया वो भी गलत है, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं वो भी गलत है। पर आपको एक तरफ ध्यान हम दिलाना चाहते हैं कि हित अनहित पशु न जाना और मानुष तन गुण ज्ञान न धाना। मधुमक्खियों को छेड़ो वो काटने को दौड़ती हैं, किसी जानवर को छेड़ो वो भी काटने को दौड़ता है, कोई पक्षी को आप पकड़ने को जाओ तो वो भी अपने पंजा चोंच मारता है। तो अपनी आत्मरक्षा करने के जैसा उनकी बुद्धि विवेक में जो है आया उन्होंने किया, जो भी किया वो हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। पर केवल सनातन धर्म के और महात्माओं के लिए ही ठूंस देना और बाकी के लोगों की जो है एफआईआर भी दर्ज नहीं होना है। एक जज पे आरोप लगा था, उसका कुछ नहीं हुआ। एक व्यापारी पे आरोप लगा, उसका कुछ नहीं हुआ। एक नेता पे लगा, उसको कुछ नहीं हुआ। ये तो मामला, ये तो दूसरा मामला है ना। चलिए इस पर मैं आपसे बात करूंगी। फिलहाल हम आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपको लिए चलते हैं। संजीव आपको बता दिए, बेसिकली दिन भर में से आप में काफी साथी हमें संपर्क कर रहे हैं कि फैक्ट्स वगैरह जानने के लिए। तो ये उचित होगा कि फैक्ट्स डीजी पुलिस आपको डायरेक्टली देके, और हमारा एक प्रयास होगा कि रोज किसी समय हम तय कर लें ताकि जो भी सही और अधिकृत सूचना आप लोग को मिल जाएगी। एंड मैं डीजी पुलिस को अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में जो ट्रू फैक्ट्स है वो उसका जानकारी आप लोग को दे। और आपको जैसे पता है कि ऑपरेशंस गोइंग ऑन, ऑपरेशन का बीच में डीजी उसका आए हैं। सो आई लाइक यू ये थोड़ा सा अटेंटिवली सुने वो जो भी कहते हैं। और इधर साथ आ जाओ। क्या नमस्कार, मैं बरवाला के सतलोक आश्रम में जो आज पुलिस का ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इससे पहले करीब 1:30 बजे काफ़ी मीडिया कर्मी मेरे पास आए थे और इस बारे में सूचना मैंने दे दी थी। घटना का कारण यह है कि माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था अक्यूज्ड रामपाल के खिलाफ, जिसे 10 तारीख तक एग्जीक्यूट किया जाना था। लेकिन एक दूसरे अक्यूज्ड रामकंवर ढाका के खिलाफ तो वारंट एग्जीक्यूट हो पाया, रामपाल के खिलाफ एग्जीक्यूट नहीं हो सका, तो तारीख 17 तक बढ़ा दी गई थी और अब 21 तारीख है। माननीय हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में हमने वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किए थे और प्रथम चरण में रामपाल को कंपेल करने के लिए कि वो माननीय हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करे, सतलोक आश्रम के जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया था, डायवर्शंस लगा दिए गए थे, आश्रम की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई थी। इसके अतिरिक्त वहां कोई भी सुविधा या साधन, दूध, सब्जी इत्यादि ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह कार्रवाई लगभग 4 दिन चलती रही और पुलिस का चारों तरफ से घेरा था। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बेहद धैर्य और इंतजार का पुलिस ने सामना किया, क्योंकि 2 से 3 हजार महिलाएं, बच्चे, जिसमें दूध पीते बच्चे, दूध मुहे बच्चे भी शामिल थे, ह्यूमन वॉल के तौर पर, ह्यूमन शील्ड के तौर पर आश्रम के बाहर बैठे हुए थे और आश्रम में प्रवेश करने से पहले उन्हें हटाना आवश्यक था और हम नहीं चाहते थे कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति की, खास तौर पर किसी महिला अथवा बच्चे की जान को नुकसान पहुंचे। आज जब पुलिस वहां पर पहुंची, इससे पहले मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आज सवेरे आश्रम से एक फोन आया जिसमें उस व्यक्ति ने कहा कि यहां जबरदस्ती लोगों को रोका गया है। उस फोन की वेरिफिकेशन की गई और वो फोन बरवाला के आश्रम से ही वो अनुयायी कर रहा था और उसने कहा हमें बाहर निकाला जाए। इस बारे में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में आश्रम की तरफ से लाउड स्पीकर पर एक अपील भी आई कि हम लोग भोजन पानी के बिना यहाँ पर हैं और हमें
रखा हुआ है। पुलिस को यह भी इतला थी कि आश्रम में काफी मात्रा में पेट्रोल बम, एसिड के पाउचेज, रोड़े पत्थर, लाठी डंडा, पुलिस और आर्मी के कुछ रिटायर्ड लोग और उनके द्वारा प्रशिक्षित किए हुए जवान तथा हथियार भी उपलब्ध हैं। हथियारों में परसों रात को 2 व्यक्ति पकड़े गए थे जिनसे 10 कारतूस बरामद हुए थे। उन्होंने बताया था कि उनका लाइसेंसी वेपन बाबा ने रखवाया हुआ है और इसी प्रकार काफी लोगों के लाइसेंसी वेपन वहां पर रखवाए हुए हैं। क्योंकि लाइसेंसी वेपन को लेकर चलने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, तो काफी लोग वहां हथियारों के साथ थे और हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ अवैध हथियार वाले भी थे। आज जब पुलिस वहां पर पहुंची तो 50 के लगभग युवकों ने अपने ऊपर डीजल डालकर वो आश्रम की सड़क पर बैठ गए। आपको याद होगा कल भी 5-7 ने इस प्रकार की कोशिश की थी, मीडिया ने उसको दिखाया था और उनमें से 2 ने अपने हाथों में जलती हुई मशालें भी ले ली। इसके बाद उन्होंने पुलिस को ललकारा कि हम अपने आप को सेल्फ इमोलेट करेंगे और आपसे कुछ हो सकता है तो कर लीजिए, हम बाबा को नहीं पकड़ने देंगे। इसी वक्त उनके कमांडो भी वहां पर आ गए थे और वो भी पुलिस को ललकार रहे थे। इन लोगों इस हालत में पुलिस ने पानी की बौछार की, वाटर कैनन का प्रयोग किया। इनमें से किसी भी व्यक्ति को अपने को आग नहीं लगाने दी गई, लेकिन इसके बाद इन लोगों ने पुलिस के ऊपर लाठी पत्थर से अटैक करना शुरू कर दिया और एसिड पाउचेज और पेट्रोल बम्स का उपयोग भी शुरू हो गया। पुलिस ने टीयर गैस का यूज किया है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया है और मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 10 बसों में भर के उन महिलाओं और बच्चों को वहां से निकाल के सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। इसके पश्चात चारों तरफ से आश्रम के जो अनुयायी थे उन्होंने इस प्रकार का वो जारी रखा और आश्रम की तरफ से गोली भी चलाई गई। मैं बताना चाहता हूं कि 105 पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं, जिसमें से 9 को गन इंजरी है, 2 को बुलेट इंजरी है कम से कम और 1 हमारे एसएचओ की गर्दन में गोली लगी है। इसके अतिरिक्त कुछ पत्रकार बंधुओं को चोटें लगने का पता लगा है। हिसार में उनमें से दाखिल हैं, कुछ अग्रोहा में हैं जिनसे मिलने के लिए हमारे एडिशनल डीजी श्री मोहम्मद अकील अभी वहां गए हुए हैं। पब्लिक के टोटल आश्रम के अनुयायी 85 घायल हुए हैं जिन्हें जगह जगह पर चोट है। 1 महिला जली हुई हालत में भर्ती हुई है। अभी हम ये नहीं पता कर पाए हैं कि उसने खुद अपने को आग लगाने की कोशिश की या बाद में किसी पेट्रोल बम के द्वारा उसे आग लगी। इसके बाद पुलिस ने आश्रम की दीवार को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि हमारा यह मानना है कि वहां पर जो लोग हैं अंदर वो एक किस्म से बंधक की सूरत में हैं और उसमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो निर्दोष नागरिक हैं और उनका कोई कसूर नहीं है। इसके अंदर पीछे की तरफ जब हम दीवार तोड़ रहे थे, 20 फुट की दीवार है, 10 फुट तक तोड़ दिया गया। उस टाइम पेट्रोल बम आने शुरू हो गए और ये पाया गया कि उसके नीचे एलपीजी का डंप है और हम नहीं चाहते कि वहां पर एलपीजी के डंप में किसी प्रकार का विस्फोट हो, तो उस पोर्शन पे ऑपरेशन को रोका गया है इसके और उसी समय एक पेट्रोल बम जो सीधा आके उसके ऊपर जेसीबी पर गिरा है, तो वो जेसीबी हमारी जली है। इस समय हालत ये है कि हमने फोर्स को कहा है कि वो घेरा बना के रखेंगे और एक अल्टीमेटम लोगों को दिया गया है ताकि वो बाहर आ सके। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कंटिन्यू रहेगा। आज समाप्त होता है, कल समाप्त होता है, मैं कोई समय सीमा नहीं देना चाहूंगा, लेकिन समाप्त तभी होगा जब अभियुक्त रामपाल को हम गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर देंगे। इसमें पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। पुलिस निर्दोष नागरिकों की जान बचाने में भी पीछे नहीं हटेगी। आज के इसमें मेरे चाहे जवानों को कितनी भी चोट लगी हो, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी भी कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, किसी की मृत्यु नहीं हुई है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आश्रम में रामपाल और उसके साथ के कुछ लोग इस सारी घटना को अंजाम दे रहे हैं और अनुयायी के नाम पर वहां ज्यादातर लोग जो फंसे हुए हैं वो निर्दोष नागरिक हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और हमें उनकी सुरक्षा का भी उतनी ही चिंता है जितनी बाकी किसी पब्लिक की है। क्या पुलिस ने डीजीपी साहब ने पूरा कर लिया अपना I've done. अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए, I can say in English also. Allow me one minute. सारे कोई जल्दी नहीं, प्लीज अलाउ मी।
देखिए 2-3 पॉइंट्स जो डीजीपी साहब ने कहे मैं दोबारा रीइंफोर्स करने के लिए निवेदन करूंगा। आधा मिनट मुझे सुनिए। आप ये सारा देखेंगे घटनाक्रम से एक चीज बहुत ही क्लियरली सामने आती, वो ये है कि जो कॉशन डिस्प्ले किया गया हरियाणा पुलिस द्वारा पिछले कुछ दिनों से, जो कॉशन था वो जस्टिफाइड है कि वहां पर आर्म्ड आदमी है, वहां पर असला है, वहां पर पेट्रोल बॉम्ब्स हैं, स्टोर किए गए हैं अलग अलग किस्म के हथियार। मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं रोड़े, पत्थरों और ईंटों का, उसके अलावा घातक हथियार वहां पर। आज पुलिस पर फायरिंग की गई है अंदर से, और आपके सामने है कितने लोगों को गोलियां लगी हैं पुलिस साइड पर। ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है जिसमें कि पुलिस ने रिटेलिएटरी फायरिंग नहीं की है और एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट शो किया गया है। तो डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक्स डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस ने एक तरीके से पूरा जो भी घटनाक्रम हुआ सफाई देने की कोशिश की है कि क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना नुकसान हुआ। पर सवाल सबसे बड़ा विक्रम सिंह जी यही है जो कि शुरुआत में आपने भी कहा था कि प्लानिंग ठीक से नहीं हुई। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कम से कम कैजुअलिटी होती क्योंकि अंदर बहुत सारे बच्चे और महिलाएं मौजूद थे। इस बात का ध्यान रखना था और इसीलिए ऑपरेशन इतना डिले होता गया। जी, मुझे सिर्फ ये कहना है कि पुलिस ने तात्कालिक रूप से बहुत संयम से काम लिया और बावजूद इसके कि उसके 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल थे। एक एसएचओ के गले में गोली लगी, उनके ऊपर पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके गए, ऊपर से पत्थर फेंके गए। लेकिन अगर पहले ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो जाता, इनके पास इतनी इंटेलिजेंस थी कि अंदर इन्होंने पूरी तैयारी, मोर्चेबंदी, आपराधिक और अवांछनीय तत्वों का जमावड़ा हो चुका था। तो किस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे? ये दिन ब दिन अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। इनको तात्काल इनके ऊपर आक्रमण करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए थी। और माननीय जी रामपाल जी के जो शिष्य कह रहे थे कि मधुमक्खी और जानवर, ये तो इनका बुद्धि और विवेक, इससे अपेक्षा की जाती है कि मधुमक्खी और जानवरों से ऊपर होना चाहिए था, कानून का सम्मान करना चाहिए था। और अगर सम्मान नहीं किया है तो उसके जो परिणाम है उसको भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, कृष्ण बिहारी जी कह रहे थे सम्मान होना चाहिए। देखिए, हर चीज कानून से बढ़ के कुछ नहीं है जी। आप अगर निर्दोष है तो क्यों सामने नहीं आते? आज देखिए, अगर वो सामने आ जाते इतना बवाल नहीं होता, इतने कैजुअलिटीज वहां पर नहीं होती, महिलाओं और बच्चों को कैद करके नहीं रखा जाता। पत्रकार लोग, हमारे रिपोर्टर्स, कैमरामैन जो कि वहां पर गए हैं, वो तक नहीं बच पाए। डीजीपी साहब से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं उनका शिष्य नहीं हूं। मैं तो केवल सनातन धर्म की जो अन्याय हो रहा है उसका मैं समर्थन कर रहा हूं। रामपाल जी ने जो किया है वो गलत किया है, कानून तोड़ा वो गलत है, ये सारा जो उपद्रव खड़ा कर दिया है ये भी गलत है। परंतु मैं ये कहूं आपके लिए कि अश्वम नैव गजम नैव सिंहम नैवचो अजापुत्रम बलिम दद्या देवो दुर्बल घात का। केवल जो है दुर्बल के लिए ही जो ये कानून इस प्रकार से दबोच बैठता है, और जो पुलिस बड़े बड़े पुलिस अधिकारी वो कभी गलती कर दे तो उनकी कोई एफआईआर नहीं होगी, उनकी इंक्वायरी तक नहीं हो पाती है। कृष्ण बिहारी जी, वो दुर्बल कहाँ हुए? उन्होंने तो इतनी सारी पूरी फौज वहां पर इकट्ठा की। दुर्बल व्यक्ति ही संगठन करता है, ये बात आप ध्यान रखिए। कभी भी जो है सबल सिंघन की नहीं टोलियां, साधु न चले जमात, और मोतिन की नहीं बोरियां, हंसन की नहीं पात। सिंह कभी टोली में नहीं होते, सिंहों को तो जरूरत नहीं, समर्थ के लिए क्या जरूरत है किसी की? ये तो गरीब लोगों को इकट्ठा उन्होंने इसलिए किया कि वो कमजोर महसूस कर रहे थे अपने आप के लिए। मैं सनातन धर्म का समर्थक हूं, सनातन धर्म का वो विरोध करते हैं, उस बात का भी मैं रामपाल जी का विरोध करता हूं। और जो हमारे डीजीपी साहब कह रहे हैं कि शिष्य, ऐसी बात नहीं है, शिष्य नहीं हूं। केवल सनातन धर्म पर जो अन्याय हो रहा है, कानून के गहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं, राजनीतिकरण हो रहा है। मैं डीजीपी साहब को वो ज्ञान दिलाना चाहता हूं। रुकिए जरा, विक्रम सिंह जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी विक्रम सिंह जी। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि एक कहावत है, इवन द डेविल कैन कोट द स्क्रिप्चर्स टू हिज एडवांटेज। और शास्त्र को अपने हित को पूरे करने के लिए और कुतर्क के माध्यम से हम अपनी बात को प्रमाणित करना चाहें, ये जितनी भी बातें आप लोगों ने कही हैं ये अमान्य है। कानून का सम्मान, और अगर अपनी बात कहनी है तो कानून के सामने कहें। कानून के अगर सम्मान करते हैं तो अगर कहीं कोई शिकायत है तो जो सरकार सम्मान ज्यादा करते हैं उन्हीं पर ऐसे शिकंजे कसे जाते हैं। जो भारतवर्ष को आग लगाने के लिए कह रहे हैं उन पर कोई कानून नहीं है। जो 15 मिनट में सरकार भारत का नक्शा बदलना चाहते हैं उन पर कोई कानून नहीं है। जो भारतवर्ष को आग लगा देने के लिए कहते हैं उन पर कोई कानून नहीं है। अलग मामला है, सवाल यहाँ अलग, बस इसको अलग कह करके चाहे जो है तो आप सामने आइए, क्यों इतना बवाल हो रहा है, क्यों इतने लोग जो हैं वहां पर जख्मी हो रहे हैं, इतना ज्यादा बवाल वहां पर हो रहा है। आप निर्दोष हैं तो सामने आइए। बहरहाल इस खबर पर नजर रहेगी। मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।